दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दौर शायद सही मायने में स्वतंत्रता को याद करने का है। उस दौर को याद करने का है जब इस देश में गुलामी के खिलाफ जो लोग जिस जज्बे के साथ खड़े हुए, उनके जहन में जो सवाल भारत को लेकर थे, और भारत आज की तारीख में यानी 79 ईयर्स के बाद जहां पर खड़ा है, वहां पर हर कोई भारत के प्रधानमंत्री के भाषण को सुनना तो जरूर चाहा होगा। और यही वजह है कि आज आसमान में बादल, रिमझिम बरसात और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का सबसे लंबा भाषण, 103 मिनट का भाषण। लेकिन इस भाषण को सुनते वक्त हो सकता है आपको यह लगने लगा हो बीते 100 दिनों में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसी को प्रधानमंत्री कार्यालय ने समेट दिया और उनके सामने वो तमाम दस्तावेज रख दिए कि आपको यही कहना है। 100 दिन का मतलब यह है, ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन लगभग हो चुके हैं। 6 और 7 मई की वो तारीख थी और आज 15 अगस्त है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस देश में 7 रैलियों को संबोधित किया, 4 बार सेनाओं के बीच गए और इससे हटकर इस देश में जो सरकारी कार्यक्रम बंद कमरों में होते हैं उसमें तकरीबन 11 बार, यानी दोनों मिला दीजिएगा तो तकरीबन 2 दर्जन बार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो कुछ कहा उन सबको समेटकर आज सामने रख दिया। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ने या इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भगत सिंह को याद नहीं किया, चंद्रशेखर आजाद को याद नहीं किया, महात्मा गांधी की याद उन्हें नहीं आई। उस दौर में कांग्रेसी नेताओं का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें याद आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। 100 बरस आरएसएस को भी बने हुए हो चले हैं। 1925 में बना था और खुद प्रधानमंत्री आरएसएस से जुड़े रहे हैं, प्रचारक रहे हैं, स्वयंसेवक हैं। लेकिन आजादी की लड़ाई के पन्नों को अगर आप खोलना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में दस्तावेजों के जरिए कोई नाम किसी स्वयंसेवक का नहीं आए जिसने आजादी के कारण गले में फंदा लगा लिया, संघर्ष करते हुए अंग्रेजों के सामने खड़ा हो गया। नहीं ना, कोई नाम आपके जहन में याद आएगा नहीं। और कहते यह भी है दस्तावेजों के जरिए कि आरएसएस उस दौर में सावरकर की राह पर थी। सावरकर 2 नेशन थ्योरी के हिसाब से चल रहे थे। जिन्ना भी 2 नेशन थ्योरी चाहते थे और सावरकर भी, यानी एक मुसलमानों का देश, एक हिंदुस्तान। और इस 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ महात्मा गांधी थे, कांग्रेस थी। लेकिन आज याद क्यों किया गया? क्या यह दौर प्रधानमंत्री के अपने 11 बरस की राजनीतिक सत्ता के आखिरी पड़ाव का काल है, इसीलिए उन्हें वो ताकत चाहिए इस देश के 140 करोड़ लोगों से नहीं बल्कि आरएसएस से? इस देश के पन्नों को आज हम खोलने जा रहे हैं, ऐसे पन्ने जो शायद भारत के भीतर असमानता, बेरोजगारी, किसानों की परिस्थितियां, मजदूरों की हकीकत और जिन जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है उन तमाम बातों से उलट इस देश का सच अनूठा है। संघ का जिक्र हुआ है, कॉरपोरेट का जिक्र नहीं हुआ है, तो फिर यह ना मानिएगा कि कॉरपोरेट को भी आजादी के संघर्ष में खड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं। पन्नों को खोलना शुरू करें उससे पहले हमें लगता है जो जिक्र प्रधानमंत्री ने आरएसएस को लेकर किया, आज शुरू में ही उसे सुन लीजिए। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की
राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। ये वाकई अद्भुत क्षण है। स्वयंसेवकों की कतार में युवाओं की कतार आपको खूब नजर आएगी। इस देश के पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियों में आपको युवाओं की कतार जमकर नजर आएगी। इस देश में बेरोजगारी के लिए संघर्ष करते लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ 19 साल से लेकर 29 साल तक के करोड़ों युवाओं की कतार आपको खुलकर नजर आएगी। लेकिन जिक्र आज इस बात का प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से किया कि हम अब 1 लाख करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार के लिए दे रहे हैं। 15,000 रुपए युवाओं को मिलेंगे। जिन बातों का ऐलान किया वो हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि एक तरफ विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री ने रखा, आत्मनिर्भर भारत कैसे हो, और वो लगातार इस देश में मुनादी करते रहे हैं कि आइए हमारे साथ दीजिए। और आत्मनिर्भरता का जिक्र उन्होंने खास तौर से कोविड काल के बाद 112 भाषणों में किया है। लेकिन कोई उनके साथ आता क्यों नहीं है? मेक इन इंडिया का नारा लगता है, वोकल फॉर लोकल का नारा लगता है, लेकिन कोई खड़ा क्यों नहीं होता है? अमेरिका से बात होते होते चीन तक पहुंच गई और इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा कि मैं किसानों के हक, मैं इस देश के भीतर मछुआरों के हक, मैं पशुपालकों के हक, यही तो हमारी प्राथमिकता है। उनके हक के दायरे में किसी दूसरे को चुनौती देने नहीं दूंगा। वो जिक्र अमेरिका का कर रहे होंगे, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है क्योंकि मौजूदा वक्त की हकीकत है क्या? हमें लगता है इसको आज शुरू में पहले पन्ने में खींच लीजिए। इस देश की इकोनॉमी जिसको वो विकसित बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं वो $4 ट्रिलियन की है, यानी रुपए में तब्दील कीजिएगा तो 330 लाख करोड़, और उसको अगर प्रति व्यक्ति आय में तब्दील आप कर दीजिएगा तो हर के हिस्से में $2,800 आएंगे। यानी रुपए में हर व्यक्ति की कमाई इस देश में 2,45,000 है, और इस पर प्रधानमंत्री अपनी छाती पर तमगा लगा ही लेते हैं। लगाना भी चाहिए। लेकिन अब आप संभल के सुनना शुरू कीजिए। अगर इस 4 ट्रिलियन में से सिर्फ अंबानी और अडानी की संपत्ति जो तकरीबन $200 बिलियन की है, अगर उसको हटा लिया जाए तो 2,45,000 रुपए जो प्रति व्यक्ति आए वो घटकर 2,37,000 रुपए हो जाएगी। अगर इस देश के टॉप 10 इंडिविजुअल रईसों का भी हिस्सा काट लिया जाए तो ये घटकर 2,19,000 हो जाएगा। और अगर इस देश के 200 टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट कॉरपोरेट की पूंजी को निकाल दीजिए तो ये प्रति व्यक्ति आय 1,88,000 हो जाएगी। इस देश के 1% लोगों की जो संपत्ति है उसको निकाल दीजिए तो ये प्रति व्यक्ति आय 1,51,000 रुपए हो जाएगी। और अगर टॉप 5% की संपत्ति को आप निकाल दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय 1 लाख से कम होकर 99,000 हो जाएगी। रुक जाइए, अगर आप 10% लोग इस देश के निकाल देते हैं जिनके पास जो संपत्ति है तो इस देश में प्रति व्यक्ति आय दुनिया के सबसे गरीब देशों की कतार में भारत को खड़ा कर देगी। और ये कतार आपको 60,000 रुपए पर लाकर खड़ा करती है। ये आय सालाना है। यानी अब आप सोचने लग रहे होंगे कि अच्छा 5,000 रुपए भी इस देश में हर महीने लोगों की कमाई नहीं है। देखिए बारिश होने लगी। हमें लगता है इस दौर में इस छाते को ले लिया जाए। यह अच्छा है कि इस दौर में प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से यह किसानों को नहीं कहा कि देखिए हम बारिश भी लेकर आए हैं।
और अब आपकी खेती बढ़िया होगी, आपको बीमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हकीकत में इस देश में पहली बार किसान एक एक रात, दो दो रात, तीन तीन रात खाद के लिए लाइन में खड़ा रहता है और उसको फर्टिलाइजर भी नहीं मिलता है। उस फर्टिलाइजर पे अगर चीन रोक लगा दे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं भारत की स्थिति किसानों को खाद देने तक की कौन सी होगी। लेकिन जिक्र चूंकि प्रधानमंत्री का हो रहा है तो हमें लगता है कि उसके साथ साथ यह भी अब समझ लीजिए कि इस देश में जब प्रधानमंत्री किसान मछुआरों का जिक्र करते हैं तो क्यों करते हैं। बारिश तेज है लेकिन प्रधानमंत्री की आवाज तो सुन ही लीजिए। किसान भारत के किसान भारत के किसान भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। दरअसल प्रधानमंत्री जानते हैं इस देश का किसान अगर उनसे रूठ गया, इस देश का पशुपालक अगर उनसे रूठ गया, इस देश के मछुआरे उनसे रूठ गए, जो बीजेपी को जो 23 करोड़ वोट मिले हैं, जो घाटी वो कहते हैं इस देश के गरीबों के बीच से आए, किसानों के बीच से आए, वो घटकर सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ बच जाएंगे, 20 करोड़ गायब हो जाएंगे। तो क्या प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से गलत बातों का जिक्र करते हैं? हमें लगता है अब कुछ तथ्यों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री इस देश के किसानों का जिक्र कर रहे हैं, युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, लखपति दीदी का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें भारत को विकसित होने की जरूरत कतई नहीं है। 3 करोड़ लखपति दीदी है, 9 करोड़ से ज्यादा किसान भरपूर आय के साथ जी रहे हैं, 3.5 करोड़ युवाओं की भी उन्होंने व्यवस्था कर डाली है। इस देश के भीतर में जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं उनकी तादाद भी 2 करोड़ से ज्यादा है। और इन सब के साथ अगर आप मुद्रा योजना को जोड़ देते हैं जिसके दायरे में प्रधानमंत्री ने इस देश के तकरीबन 35 करोड़ लोगों को सब कुछ दे दिया है, तो यह सवाल आपके जहन में जरूर होगा, 140 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री तो लगभग 60 करोड़ लोगों को सब कुछ दे चुके हैं, बचे कितने? जो बचे उसमें से अगर आप बच्चों को निकाल दीजिए जिनकी उम्र अगर 18 बरस की नहीं हुई है, तो आपकी हथेली में चंद करोड़ लोग बचेंगे, क्योंकि सारे बुजुर्गों को लेकर भी जिक्र किया गया और इस देश के भीतर अलग अलग योजनाओं का जिक्र जब प्रधानमंत्री कर रहे थे तो यह वाकई एक अनूठी परिस्थिति थी कि भारत इतना बड़ा देश है लेकिन उत्पादन के क्षेत्र में सबसे नीचे क्यों है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसका अपना विकास रेट नेगेटिव में है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के लिए पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री जिस आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हैं उसमें इस देश का कॉरपोरेट ही दुनिया में सबसे ज्यादा रईस कैसे हो गया। और आंकड़ों के लिहाज से वर्ल्ड बैंक और IMF ने कह दिया कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए, तो इस देश में जब कमाई ही तकरीबन 80 करोड़ लोगों की 5 किलो अनाज, और अगर पैसों में तब्दील कर दीजिएगा तो हर महीने उनकी कमाई सिर्फ 2000 रुपए उनके हिस्से में आते हैं। अब आप सोचना शुरू कीजिए, भारत की भूख, भारत की गरीबी, भारत की परिस्थितियों के बीच भारत को उस वक्त दुनिया से लड़ाई लड़नी है जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री के माथे पर भी शिकन है। अमेरिका रूठा हुआ है, चीन के साथ गलबैयां शुरू हो गई है, रशिया के साथ निकटता खुलकर कई क्षेत्रों में आने लगी है, पुतिन भारत आने वाले हैं, चीन के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं,
भारत के प्रधानमंत्री इस महीने के अंत में चीन जाने वाले हैं। विदेश मंत्री एक हफ्ते के बाद रशिया जाने वाले हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रशिया घूमकर आ चुके हैं, चीन घूमकर आ चुके हैं। रक्षा मंत्री तमाम जगहों पर अपनी यात्रा कर चुके हैं। इस देश के कॉरपोरेट की पूंजी जो वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका से होकर गुजरती है, उसमें भारत के जरिए जो एक्सपोर्ट होता है, बीते 7 वर्षों में एक्सपोर्ट करने वालों की संख्या घटते घटते सिर्फ और सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों और कॉरपोरेट के हिस्से में आकर खड़ी क्यों हो गई। यहां तक कि जो बासमती चावल भी दुनिया के बाजार में बेचा जाता है, वह भी बड़े कॉरपोरेट के जरिए जाता है। यानी दुनिया में टैरिफ वार की परिस्थिति में जनता पे नहीं, कॉरपोरेट पर असर पड़ रहा है। कॉरपोरेट के लिए और उसके लिए मुनाफा कितना जरूरी है, तो उसके लिए नए रास्ते बनाने होंगे। यह देश की पॉलिसी नहीं है कि आप चाइना के साथ खड़े हो जाइए। यह बताया जा रहा है कि हमारी जरूरत है, लेकिन हमारी जरूरत अगर कॉरपोरेट को मुनाफा देती है, और कॉरपोरेट इस देश में रोजगार के नाम पर जो टॉप 200 कॉरपोरेट है, वह इस देश में रोजगार सिर्फ और सिर्फ 15 लाख ही दे पाता है, तो आप कल्पना कर रहे हैं स्थितियां कितनी नाजुक है। इस देश में 99% के पास जो पैसा है, उससे ज्यादा इस देश के 200 बड़े कॉरपोरेट के पास है। सरकार ने मुंह मोड़ लिया पब्लिक सेक्टर से, मुंह मोड़ लिया इस देश के भीतर किसी भी जिम्मेदारी को लेने से। असर यह हुआ कि रोजगार गायब। हालांकि सरकार और प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से जो प्रचार किया, वो एमएसएमई को लेकर था, वो स्टार्टअप को लेकर था। लेकिन हकीकत क्या है? स्किल इंडिया की हकीकत क्या है? मंत्री और संसदीय समितियों की रिपोर्ट को अगर पार्लियामेंट में जो टेबल किया जाता है, उसको अगर आप परखना शुरू कर देंगे, तो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री का भाषण तैयार करके कौन देता है? क्या उन्हें पता नहीं है लाखों स्टार्टअप क्यों बंद हो गए? क्या उन्हें पता नहीं अब बैंक लोन देने से कतराने लगे हैं? क्या उन्हें वाकई पता नहीं है कि एमएसएमई जो करोड़ों की तादाद में है इस देश के भीतर, और करोड़ों की तादाद में बंद भी हो गया इसी दौर में? क्या वाकई पता नहीं है? और अगर पता है, तो ऐसे में यह दौर अगर टैरिफ वार का और इकोनॉमिक वार का है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज खुलकर किया, उसमें प्रधानमंत्री का बोलना और पीएमओ का काम करना, कॉरपोरेट की पूंजी का बढ़ना और लोगों के पास से परिस्थितियां कमाने की गायब होते चले जाना, इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री के इन शब्दों को कोई कैसे सुनना चाहेगा? आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता है। इस हकीकत को जान लीजिए, भारत सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का ही एक्सपोर्ट करके इस देश को खिला भी रहा है और कमा भी रहा है। लेकिन वो सारी कमाई ठीक वैसे ही है जो सब कुछ कॉरपोरेट के हाथ में देने का प्रयास 3 काले कानूनों के जरिए किसानों को कॉरपोरेट के हिस्से में लाने के तरीके जब आजमाए गए थे। हमारे हाथ में छाता है क्योंकि हल्की फुल्की बरसात हो रही है, लेकिन इस देश के तकरीबन 11 करोड़ किसानों ने दरवाजा खटखटाया। इस बरसात की वजह से फसल जो बर्बाद हो गई, उसको लेकर अब सरकार तो जिम्मा लेती नहीं है बीमा का, वो बीमा कंपनियों को सौंप देती है। उसी बीमा कंपनियों को जहां पर 3 दिन पहले इस देश के वित्त मंत्री ने ऐलान किया अब 100% विदेशी निवेश के लिए रास्ता हम खोल रहे हैं बीमा क्षेत्र में। उस बीमा क्षेत्र में जब किसान दरवाजा खटखटाते हैं बीमा कंपनियों का,
तो किसानों की हथेली में आता है 22% पैसा और उससे कमाई कॉरपोरेट या बीमा कंपनियों की होती है 78%। सरकार जो हिस्सा देती है, राज्य सरकार जो हिस्सा देती है, किसानों का जो हिस्सा रहता है, उन सब पर भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी कमाई करती चली जाती है। प्रधानमंत्री ने जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का खुलकर किया, पाकिस्तान का खुलकर किया। इस दौर में भारत के भीतर उम्मीद और आस ये जगाने की भी कोशिश की कि अब डिफेंस के क्षेत्र में भारत कमाल करने वाला है। लेकिन एक सच प्रधानमंत्री अगर बता देते, इस वक्त इस देश के डिफेंस क्षेत्र में अंबानी अडानी ही नहीं, देश के 125 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस क्षेत्र में धंधा करने के लिए आ चुके हैं और डिफेंस क्षेत्र में उनकी कमाई दूसरे किसी भी क्षेत्र की तुलना में लगभग 72% ज्यादा हो गई है। तो आप ये जरूर कहेंगे, अमेरिका के साथ तो आप डिफेंस डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि रास्ता बदल चुके हैं। रशिया के ऊपर तो आप निर्भर हैं, चीन के ऊपर भी आप निर्भर होने जा रहे हैं। इस दौर में ईरान के साथ भी आपकी निकटता सामने आने लगी है। इजराइल को लेकर आपने खामोशी बरती है। फिलिस्तीन की आवाज आपके जहन से निकलने लगी है। वो इजिप्ट हो, वो सीरिया हो या इस दौर में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, अब आप समझ गए हैं कि पारंपरिक परिस्थितियों में गुट निरपेक्ष का मतलब होता क्या था, नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्यों नेहरू ने खड़ा किया था। हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी हम किसी भी गुट में चले जाएंगे क्योंकि हमारी जरूरत है। यह राष्ट्रीय नीति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को रास आई नहीं और शायद किसी को भी रास नहीं आएगी। 5 बड़े सवाल 103 मिनट के प्रधानमंत्री के भाषण में। क्या प्रधानमंत्री 2 करोड़ लखपति दीदी की कतार इस देश में खड़ी कर पाएंगे या फिर चुनाव आयोग की तर्ज पे जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, वेबसाइट पर आप डाल दीजिए जो 65 लाख लोग वोटर के तौर पर नहीं हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 2 करोड़ लखपति दीदियों के नाम जगह पते के साथ वेबसाइट पर डालेगा? दूसरा सवाल, जो भी इस देश में मुद्रा योजना के तहत 35 करोड़ लोग हैं जिनको पैसा दिया गया, और वह 35 करोड़ हम कम बता रहे हैं, वो 50 करोड़ से ज्यादा सरकार बताती है। 35 करोड़ इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि हमारी टीम ने जब बैंकों से पता किया तो उसने बोला कि लगभग 12-15% 2 बार भी ले चुके हैं। लेकिन 28 लाख करोड़ जिनको दिया गया इस देश में, क्या उनकी पूरी सूची सरकार वेबसाइट पर डालेगी? तीसरा सवाल, इस देश में किसानों की आय जो दुगनी 2022 तक हो जानी थी, क्या सरकार वेबसाइट पर डालेगी या प्रधानमंत्री बताने की स्थिति में रहेंगे कि जो आय 2016-17 में थी आज की तारीख में वो कितनी आय बढ़ी है बतौर किसानी? और उसके साथ यह भी मेंशन करेंगे कि जो खेती के लिए सामान उस वक्त जिस कीमत में मिलता था आज जिस कीमत में मिलता है, उस वक्त जो किसान की आय थी आज जो किसान की आय है, उसमें कौन ज्यादा बढ़ गया? क्या पीएमओ बतलाएगा? चौथा सवाल, इस देश के भीतर लोकल फॉर वोकल का नारा है, लेकिन प्रधानमंत्री भाषण देते देते जब यह कहने से चूकते नहीं है कि छोटी आंख वाले गणेश जी को मत लीजिए, तो क्या उन्हें पता है इस देश में 15 अगस्त के जिन 2 तिरंगे बिक रहे हैं कहीं वो चीन से तो नहीं आए हैं? क्या जानकारी है? और आखिरी सवाल, इस देश में महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजी कपड़ों को खत्म करने का ऐलान किया था, उस वक्त से लेकर आज तक खादी की महत्ता और इस देश में जो कपास किसान हैं उनको लेकर जो भी काम किया गया, इस दौर में कपास किसानों की क्या हालत है, इस देश में कपड़े की क्या हालत है, और जो अमेरिका के साथ टैरिफ का असर हुआ है, क्या उससे नॉर्थ ईस्ट और तमिलनाडु में जो कपड़े बनते थे वो खत्म तो नहीं हो गए? खुद गुजरात के सूरत से जो डायमंड जाते थे, जिसका वक्त अब शुरू होता है, खास तौर से दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, नया साल, अब उस इंडस्ट्री की हालत सबसे बुरी तो नहीं हो गई?
और इन तमाम परिस्थितियों के बीच आखिरी सवाल यही है, प्रधानमंत्री का भाषण जिसने भी तैयार किया, क्या वाकई इस देश में 7 रेस कोर्स तो पहले कहा जाता था, अभी तो 7 लोक कल्याण मार्ग है। उस लोक कल्याण मार्ग की उस इमारत के भीतर जहां पर 6 बड़ी इमारतों को प्रधानमंत्री के घर में तब्दील किया गया है, क्या वो वाकई, देश तो छोड़ दीजिए, 100 किलोमीटर के दायरे में जो हरियाणा का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका आता है, क्या वहां की परिस्थितियों से भी वो अवगत हैं? वो जानते हैं क्या हालत है दिल्ली से चलते हुए गाजियाबाद मेरठ तक पहुंचने की? वो जानते हैं फरीदाबाद से नूंह तक जाने की कौन सी स्थिति है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ गुरुग्राम को देखते हैं जहां पर एक लंबी कतार में दुकानें बंद पड़ी हैं? मुश्किल तो यह है कि प्रधानमंत्री का जहाज भी प्रधानमंत्री के घर से उन्हें जहां तक ले जाता है उसके लिए एक सुरंग की व्यवस्था है। वो कैसे देख पाएंगे बाहर लोगों की स्थिति क्या है, उनके जहन में कौन से सवाल हैं? सवालों की फेरिस्त लंबी है साहब। एक बार बैंकों के दस्तावेज ही मना लीजिए, उनको मंगा लीजिए और परखना शुरू कर दीजिए। कितने बैंकों ने किसको मुद्रा योजना के तहत लोन दिया, कितनों ने किसानों को कितना कर्ज दिया, कितनी वसूली की, कितने कॉरपोरेट को कितना कर्ज दिया गया और सरकार ने उसकी एवज में उसे रिटर्न ऑफ कर दिया। सब कुछ मंगा तो लीजिए। हम मनाते हैं, अगली बार भी आप भाषण देने आएंगे। यह अलग मसला है, इस दौर में चुनाव आयोग कटघरे में है, जिसका जिक्र आपकी जुबान पे नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने हल्ला बोल दिया है। इस देश की जनता के भीतर परसेप्शन बड़ा हो चला है, लेकिन प्रधानमंत्री इन सब से कटकर लाल किले के प्राचीर से भाषण दे सकता है? आखिर में आपको बता दें, यह सोच महात्मा गांधी के भीतर भी थी। इसीलिए आज़ादी के दिन वह पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे थे। नेहरू जब लाल किले के प्राचीर से भाषण देने पहुंचे, उस वक्त भी एक अंधेरे कमरे में महात्मा गांधी कोलकाता में बैठे हुए थे। राजगोपालाचारी उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, बापू रोशनी कर दूं? उन्होंने बोला, नहीं, अभी अंधेरा कहीं ज्यादा घना है। 78 बरस बीत गए। अब कल्पना शुरू कीजिए आप कहां पर खड़े हैं और यह देश कहां पर खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।